हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द साइलेंट क्लॉज। मैं हूं एडवोकेट हर्षित एंड इस चैनल पे अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ क्राइम कि एग्जैक्टली एक क्राइम कब फॉर्म होता है। सो टेक्निकली उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना कि जब क्राइम हो गया तो उसके बाद कौन क्रिमिनली लायबल होगा, किसको पनिशमेंट दी जाएगी एंड फिर हम डिस्कस करेंगे कि पनिशमेंट एग्जैक्टली दी कैसे जाती है, क्या क्राइटेरिया कोर्ट देखता है, क्या चीजें देखता है उस सर्कमस्टांसिस में, उन फैक्ट्स में एंड उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि एक्चुअल ड्यूरेशन जो है इम्प्रिजनमेंट की या पनिशमेंट की ये होनी चाहिए। सो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जो हमारा पहला डिस्कशन है वो इसके ऊपर होगा कि एग्जैक्टली कौन लाइबल है फॉर द क्रिमिनल लाइबिलिटी। सो अगेन अगर क्राइम प्रूफ हो गया कोर्ट में, दैट मीन्स क्राइम के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं दैट इज मेंस रिया एंड एक्ट्रेस रियस वो प्रेजेंट थे, क्राइम तभी प्रूफ हो पाया। अब क्राइम प्रूफ हो गया तो अब देखो, अगर आप बात करो अबाउट मेंस रिया, मेंस रिया का मतलब क्या होता है? मेंस रिया का मतलब होता है गिल्ट इंटेंशन रखना, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो गिल्ट इंटेंशन रखने के लिए कौन कैपेबल होता है, कौन एग्जैक्टली गिल्ट इंटेंशन रख सकता है? क्या मशीन्स रख सकती हैं, क्या एआई रख सकता है कोई गिल्ट इंटेंशन, या फिर एनिमल्स रख सकते हैं, या सिर्फ ह्यूमन रख सकते हैं? सो यहाँ पे जो किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचने की नीयत है उसके लिए कैपेबल कौन है, कौन ऐसा सोच सकता है? तो यहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जो कि लायबल है। तो अगर आप देखो ना तो जो पूरा क्राइटेरिया बनाया गया है, मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार करा गया है कि एक क्राइम कब होता है, जब उसके अंदर दो फाउंडेशनल पिलर्स प्रेजेंट हो, दैट इज मेंस रिया एंड एक्ट्रेस रियस। एंड जो मेंस रिया है वो इंटेंशन है या फिर एक्ट्रेस रियस है वो करने की जो क्षमता है वो एग्जैक्टली किसके अंदर प्रेजेंट होती है, कौन उतना कैपेबल होता है? सिर्फ ह्यूमन ही कैपेबल होता है। तो इसका मतलब ये साफ हो गया कि सिर्फ ह्यूमन ही है जो कि क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए लाइबल होगा, सिर्फ उसी को पनिश करा जाएगा। तो अगर आप देखें ना इन सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी जो बात करता है अबाउट पर्सन, तो पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी, एसोसिएशंस एंड बॉडी ऑफ पर्सन को भी इंक्लूड करा गया है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो इनको इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये भी तो हो सकते हैं, क्योंकि इनको भी जो एक दर्जा है ना वो दिया गया लीगल पर्सन का। अब लीगल पर्सन का दर्जा क्यों दिया गया है एंड उसके आगे क्या बातें हैं वो एक अलग टॉपिक है। मतलब इनको लीगल दर्जा बेसिकली इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनके पास एक करेक्टरिस्टिक होती है, इनके पास एक पावर होती है जिसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, कि ये अपने नाम से जो है खुद एक्शंस ले सकते हैं एंड उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। बट अगेन अगर इसमें भी हम डीपली जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं ह्यूमंस ही निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक डॉक्ट्रिन होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। अगर आप चाहते हो तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए मेरा पॉइंट ये था कि क्या कंपनीज, क्या लीगल पर्सन जो होते हैं, क्या इनको भी जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी मिल सकती है? तो इस पे ना सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एक फाइंडिंग दी थी, एक जजमेंट थी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस द ईडी। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन करा था लॉ ऑफ कमीशन को एंड बोला था कि आईपीसी में एक ऐसा सेक्शन इंसर्ट करो जिसमें हमारे पास पावर हो कि अगर कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी काइंड ऑफ कंपनी अगर किसी भी तरीके से डिफॉल्टर प्रूफ होती है एंड लगता है कि वो भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, उन पे भी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है, तो हम उनको खुल के फाइन इम्पोज कर सके। क्योंकि कंपनीज का या फिर कॉर्पोरेशन का कोई फिजिकल इतना ठिकाना नहीं होता है कि हम उनको जेल में डाल सकें, क्योंकि फिजिकली उनकी कोई अपीयरेंस ही नहीं है, तो हम जेल में किसको डालेंगे? क्योंकि उनका जो एक ठिकाना है वो सिर्फ एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, तो हम ऑफिस को तो नहीं डाल सकते ना जेल में। तो हमको ये पावर दी जाए कि हम खुल के इम्पोज करें। सो अगेन इससे एक और कंक्लूजन निकलता है कि एनी हाउ हमेशा 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 सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जो कि क्रिमिनली लाइबल होंगे, क्योंकि उनके पास इंटेंशन फॉर्म करने की कैपेबिलिटी है एंड उनकी अपनी एक फिजिकल अपीयरेंस है, एक फिजिकल उनकी एग्जिस्टेंस है। दैट इज वाई ओनली दे आर लाइबल फॉर द क्रिमिनल लाइबिलिटी। बट अगेन यहाँ पे क्या हर ह्यूमन जो है वो क्रिमिनल लाइबल होने के लिए जो है लाइबल होता है? हर किसी में क्या उतनी क्षमता होती है, क्या उतना ही कैपेबिलिटी होती है कि वो इंटेंशन फॉर्म कर सके, या इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं? सो एक्सेप्शंस में कौन कौन सी चीजों को कंसिडर करा जाता है? सबसे पहले हो गई आपकी एज, देन मेंटल स्टेट। तो एज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखा जाता है कि अगर किसी बच्चे की उम्र जो है वो 7 साल से नीचे है, या फिर किसी ह्यूमन की जो उम्र है वो 7 साल से नीचे है, तो वो कभी क्रिमिनली लाइबल हो ही नहीं सकता। ये एक्सेप्शन के अंडर आता है, बिकॉज यहाँ पे 7 साल के बच्चे को ऐसा माना गया है कि उसमें सही गलत में डिफरेंस करने की क्षमता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अभी तक उसके अंदर ढंग से मॉरल्स डेवलप हुए ही नहीं है। तो वो कैसे ये चीज में डिफरेंशिएट कर पाएगा कि ये काम सही है ये काम गलत है? इसीलिए यहाँ पे उनको क्रिमिनली लायबल नहीं माना जाता। बट अगर बच्चा 7 साल से ऊपर का है एंड 12 से कम का है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसकी चेकिंग होती है। चेकिंग एज इन उसका बैकग्राउंड चेक होता है कि बच्चा कितना प्रिविलेज्ड है, क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो इतना मेच्योर है, उसके डे टू डे लाइफ का एनालिसिस करके देखा जाएगा क्या वो इतना मेच्योर है कि वो सही गलत में जो है डिफरेंशिएट कर पाता है।
अगर इसमें भी मतलब बहुत चीजें होती हैं, अगर वो इतना मेच्योर होता है देन अगेन उसको आईपीसी के अकॉर्डिंग तो पनिश नहीं करा जाता, उसके लिए अलग एक्ट बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो है आगे ट्रीटमेंट होती है, रिहैबिलिटेशन होती है, वो सब चीजें होती हैं। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट अपना हो गया, थर्ड एक्सेप्शन हो गया अनसाउंड माइंड, कि आप जब वो एक्टर सीरियस कर रहे थे, रॉन्गफुल एक्ट कर रहे थे, तब आप अपने मेंटल स्टेट में थे ही नहीं, आप अपने करेक्ट एकदम जो अप्रोप्रिएट आपका मेंटल स्टेट है आप उसमें थे ही नहीं, आप उस टाइम पे अनसाउंड माइंड थे। बट अगेन ये चीज ना डिफेंस को प्रूफ करनी पड़ेगी कि जब ये काम हुआ तो वो कैसे उस टाइम पे अनसाउंड माइंड के थे, ये चीज प्रूफ करना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज प्रूफ हो जाती है तो ये एक्सेप्शन जो है वैलिड होगा। एंड फोर्थ एक्सेप्शन हो गया हमारा इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट हिज विल, मतलब मर्जी के बिना आपको इतना इंटॉक्सिकेट कर दिया गया, इतने नशीले पदार्थ आपके अंदर डाल दिए गए आपकी मर्जी के बिना, कि आपने उसकी इन्फ्लुएंस में आके, उस नशे की इन्फ्लुएंस में आके आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया। बट अगेन यहाँ पे की पॉइंट क्या है, यहाँ पे की पॉइंट ये है कि आपने जो भी नशा किया है ना वो अगेंस्ट योर विल करा है, उसमें आपकी कोई इच्छा नहीं थी, आपको वो नशा करवाया गया है। एंड जो नशा आपको करवाया गया है उसके इन्फ्लुएंस में आके आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको ये सेफ्टी मिलेगी एक्सेप्शन की, कि भाई आपकी इंटेंशन नहीं थी इसलिए यू आर सेफ, आपसे जो भी करवाया गया है उस टाइम आप होश में थे ही नहीं, एंड आपके होश उड़ाने वाले आप खुद नहीं हो, किसी और ने आपका होश उड़ाया है, राइट। तब जाके आपको इसके एक्सेप्शन का जो है सेफ्टी मिलेगी। बट अगर आपने खुद अपने इन्फ्लुएंस से उतना नशा कर लिया एंड फिर उस नशे के इन्फ्लुएंस में आकर आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया, तो बिल्कुल वैसा ही माना जाएगा जैसे आपने नॉर्मल स्टेट में वो एक्ट करा हो, तो यहाँ पे आपको कोई भी सेफ्टी नहीं दी जाएगी। सो अब तक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि एग्जैक्टली क्राइम क्या होता है, एंड उसके बाद कौन जो है लाइबल होगा, एंड जो लोग लाइबल हैं उनमें भी क्या एक्सेप्शंस हैं, एंड जो एक्सेप्शंस के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि एग्जैक्टली पनिशमेंट्स कितना टाइप की होती है, एंड कोर्ट किस हिसाब से जो है पनिश करता है, किन फैक्टर्स को डिटरमाइन करता है कि भाई पनिशमेंट यहाँ पे जो है इतनी सूटेबल है इतनी नहीं है। तो हमारा अब डिस्कशन उसके ऊपर है। सो हम बात करेंगे सेक्शन 53 की, आईपीसी के सेक्शन 53 की, जो कि डिफाइन करता है अबाउट पनिशमेंट्स, कि पनिशमेंट कितने तरीके की होती है। तो पहली होती है डेथ, एंड उसके बाद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, देन इम्प्रिजनमेंट जो कि होती है दो तरीके की, सिंपल एंड रिग्रेस, एंड उसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। ये 5 तरीके की थी जो पनिशमेंट्स आईपीसी को डिफाइन करता था कि ये 5 तरीके की पनिशमेंट्स आपको मिल सकती है। बट इन बीएनएस एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया, दैट इज कम्युनिटी सर्विस। अब इसका पर्पस क्या है, कम्युनिटी सर्विस बेसिकली होती क्या है, कम्युनिटी सर्विस होती है कि आपको फ्री में, मतलब जो भी एक्यूज या फिर जो भी इसमें जो भी एक्यूज होगा ना, जो क्रिमिनल प्रूफ हो गया है, उसको जो है कोर्ट जेल की जगह कम्युनिटी सर्विस भेज सकती है, मतलब उनसे ऐसे काम करवा सकती है फ्री में, अनपेड काम करवा सकती है जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होंगे। एंड इसका एक ही पर्पस मुझे मेन समझ में आता है, क्योंकि अगर जेल्स ऑलरेडी हमारी इतनी क्राउडेड है कि एक माइनर ऑफेंस के लिए किसी को जेल ना भेजना एंड उसको वैसे ही रिफॉर्म कर देना, उसका जो मेंटल कल्पेबल उसका जो मेंटल स्टेट था ना उसको वैसे ही रिफॉर्म कर देना, तो इसीलिए बीएनएस में नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि पनिशमेंट डिसाइड करते वक्त कि कितना ड्यूरेशन रहेगा, क्या क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है एग्रीवेटिंग और एक होता है मिटिगेटिंग, मतलब एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें जो है पनिशमेंट्स और ज्यादा सीरियस हो जाती हैं, मतलब ड्यूरेशन ज्यादा से ज्यादा होगा। एंड मिटिगेटिंग में होता है कि इसमें थोड़ा पनिशमेंट को लाइट कर दिया जाता है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस वैसे होते हैं कि ज्यादा पनिशमेंट देना सही नहीं है। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ऑफेंस के हिसाब से ही जो है, कितनी ब्रुटैलिटी से, किसने इंसेन तरीके से ऑफेंस करा गया है, उसके हिसाब से ही पनिशमेंट दी जाएगी हमेशा, ये चीजें हमेशा ध्यान रखना। सो एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे जो सेंटेंस है, जो पनिशमेंट का ड्यूरेशन है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है, सीरियस हो जाता है। दैट मीन्स कि ये ज्यादा सीरियस सर्कमस्टांसेस होंगे, जैसे कि सोसाइटी पे कैसा हार्म पहुंचा है, कितने प्री प्लान्ड ऑफेंस थे, मतलब कब से जो है इंटेंशन अंदर फॉर्म हो रही थी, क्योंकि जब से इंटेंशन अंदर फॉर्म हो रही थी तब मतलब उतना ही ज्यादा सोसाइटी के लिए बंदा डेंजरस है, क्योंकि इसके मन में इतनी नफरत है किसी को लेके, तो ये उतना ही ज्यादा जो है नुकसानदायक है सोसाइटी के लिए, तो इसका ड्यूरेशन और ज्यादा होना चाहिए। एंड किस पे हार्म करा गया है, हार्म एज इन क्या कोई पब्लिक सर्वेंट है या फिर कोई एक ऐसा बंदा है जिसपे अगर हार्म कर दिया तो पूरी सोसाइटी में दहशत मच जाएगी,
ये सब चीज़ों को देखा जाता है। एंड उसके बाद क्या कितना ब्रूटल था वो बंदा, क्या उसने वुमेन चाइल्ड ऐसे किसी बंदे को जो है हार्म पहुंचाया है, ऐसे किसी बंदे के साथ कुछ बुरा करा है। एंड उसके बाद सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ा है एनवायरनमेंट पे इस क्राइम के बाद, ये सब चीजें देखी जाती हैं। एंड उसके बाद एक चीज और भी देखी जाती है कि कितना मल्टीपल ऑफेंस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डकैती के लिए अगर बंदा जा रहा है, उसने डकैती भी करी और रोड में जो भी उसको रोकने आ रहा था कुछ भी कर रहा था वो सबको मार रहा है, मतलब उसको अपने काम से मतलब है, वो सिर्फ अपने काम के लिए सबको मारे जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि कितनी ज्यादा ब्रुटैलिटी थी, मतलब बंदा कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है सोसाइटी के लिए, तो उसको उतनी ड्यूरेशन के लिए ही दूर कर दिया जाए। समझ रहे हो आप? ताकि उसको उतना टाइम लगेगा रिफॉर्म होने के लिए, तो उसको उतने टाइम के लिए आइसोलेट कर दिया जाए। नेक्स्ट हो गया मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। इन मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस देखा जाता है कि एग्जैक्टली जो है एक्यूज्ड कि एक्यूज्ड की कंडीशन क्या थी ऑफेंस करते वक्त, मतलब क्या वो इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, अगर उसको कम से कम सेंटेंस दिया जाए तो क्या वो रिफॉर्म कर सकता है, क्या ऐसे चांसेस हैं कि वो वापसी इसको रिपीट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे पूरा एक्यूज्ड का भी बैकग्राउंड देखा जाता है कि मतलब कि उस पर फैमिली डिपेंडेंट तो नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे दो सर्कमस्टेंसेस हमने डिस्कस कर लिए, एक हो गया एग्रीवेटिंग, एक हो गया मिटिगेटिंग। एग्रीवेटिंग का मतलब होगा कि एग्जैक्टली आपने कितनी तबाही मचाई है, पहले कोर्ट ये देखता है कि आपने किस एक्सटेंट तक जाके तबाही मचाई है। एंड उसके बाद मिटिगेटिंग में देखता है कि क्यों मचाई है। फेयर इनफ, पहले देखा कि क्या करा है, फिर देखा कि क्यों करा है। एंड उसके बाद जो भी उनको लगता है कि डिजायरेबल जो आउटकम होना चाहिए, जो भी डिजायरेबल आपका पनिशमेंट होना चाहिए, वो सेंटेंस आपको उतने की सजा आपको सुना दी जाती है। सो यहाँ पे ना हमारे सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं। टॉपिक एज इन जो हमारा बेस था ना, क्रिमिनल लॉ का बेस, कि भाई फाउंडेशनल पिलर्स पढ़ लिए, उसके बाद हमने पनिशमेंट देख ली, उसके बाद हमने कौन लायबल है ये सब देख लिया। तो हमारी अब जो बेसिक बेसिक चीजें थी जिससे आपका एक बेस स्ट्रांग होगा क्रिमिनल लॉ का, वो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शंस को। तो जो हमारी पहला सेक्शन जो हम कवर करने वाले हैं ना, वो है कॉमन इंटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट कॉमन इंटेंशन एंड उसको कंपेयर करेंगे विद कॉमन ऑब्जेक्ट, जो कि है सेक्शन 149। एज पर आईपीसी बात कर रहा हूं मैं, एज पर आईपीसी सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन एंड सेक्शन 149, हम इस पे बात करेंगे विद द रेलेवेंट जजमेंट्स और इनमें क्या फर्क है ये सब देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।